नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन राजस्थान कला और संस्कृति में दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे और अपने जो बड़े बड़े दुर्ग थे उनका अध्ययन कर चुके थे अपन। और कल अपन ने शिवाना पढ़ा था, परसों जालौर पढ़ा था। जो शिवाना क्या, जालौर दुर्ग की कुंजी है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कौन सा, लोहागढ़। अब बात आती है कि लोहागढ़ कहाँ पड़ता है राजस्थान में। तो लोहागढ़ राजस्थान में भरतपुर में पड़ता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जब अपन ने दुर्गों का इंट्रोडक्शन किया था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो बटनेर और लोहागढ़ राजस्थान में ऐसे दो ही दुर्ग है। ठीक है, जो मिट्टी से निर्मित है। किससे? मिट्टी से निर्मित। ठीक है, और बटनेर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। और ये तो अपन ने मैंने बता दिया कि भरतपुर में। फिर मैंने आपको ऐसे भी बताया कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट सोनारगढ़, मैंने आपको बताया था। तो अपन आज लोहागढ़ भरतपुर के बारे में जानेंगे। क्या है भरतपुर में, किसने आक्रमण किया, क्या कुछ हुआ, सभी पढ़ लेंगे। लोहागढ़। अब बात आती है कि लोहागढ़ का निर्माण किसने कराया था? निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो लोहागढ़ का निर्माण 19 फरवरी 1733 ईस्वी को जाट राजा जो सूरजमल था उसने करवाया था। 19 फरवरी 1733 को जाट राजा था कौन? सूरजमल, उसने करवाया था। जाट राजा सूरजमल ने करवाया। अब सूरजमल के बारे में दो बातें आती है कि इसको सूरजमल को जो जाटों का प्लेटो भी कहते हैं और इसको जाटों का अफलातून भी कहते हैं। इसके पहले में पहला जाटों का अफलातून, सूरजमल को क्या कहते हैं? जाटों का अफलातून। और इसी के बारे में दो नंबर बात करते हैं तो जाटों का प्लेटो। फिर अगर अपन बात करते हैं तो ये दुर्ग है जो मतलब सबसे नवीन दुर्ग है, सबसे राजस्थान में सबसे नवीन दुर्ग है। और ये एकदम जो राजस्थान में सर्वाधिक निचाई में बना हुआ है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि स्थल दुर्ग क्या होते हैं। स्थल दुर्ग वो होते हैं जो एकदम मैदान भाग में बने होते हैं, जैसे अपना जूनागढ़ भी है। देखो, राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग वह सर्वाधिक निचाई पे बना हुआ है। लोहागढ़, भरतपुर, जो राजस्थान में ऐसे दो ही दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है। कौन सा? लोहागढ़, भरतपुर और बटनेर हनुमानगढ़ वाला। मैंने आपको ये बात बहुत बार बता दी क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये सर्वाधिक निचाई पे बना हुआ है, तो इसके बारे में एक बात आती है। अब ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मैं आपको हर दुर्ग करवाता हूँ उसमें बताता हूँ कि ये दुर्ग किसकी श्रेणी में आता है। तो जो लोहागढ़ दुर्ग है ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है और एक स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग पारिक दुर्ग तथा स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो पारिक दुर्ग का मतलब क्या होता है कि जिस दुर्ग के चारों साइड खाई होती है। खाई किस किस दुर्ग के बारे में? एक तो लोहागढ़ और एक बीकानेर वाला जूनागढ़।
जब मैंने आपको दुर्गों का इंट्रोडक्शन कराया था तब मैंने आपको ये लिखवाया था और ये एग्जाम्पल भी मैंने लिखवाए थे। फिर स्थल दुर्ग, स्थल दुर्ग वह स्थल दुर्ग होते हैं जो एकदम मैदानी जगह, एकदम मतलब समतल जगह और मैदानी जगह पर बना होता है। तो ऐसे भी लोहागढ़ और जूनागढ़, लेकिन जो लोहागढ़ है वो जूनागढ़ से भी मतलब नीचाई पे बना हुआ है। ठीक है, उतारो आप इसको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, उपनाम। इस दुर्ग का उपनाम क्या है? पहला, मिट्टी का किला या अभेद। ठीक है, अब इस दुर्ग को मिट्टी का किला क्यों बोलते हैं? कि जो इस दुर्ग के मतलब बाहरी साइड पे दो दीवारें बनी हुई है। ठीक है, तो जब दो दीवारें बनी हुई है मतलब ऐसे और ऐसे दो दीवारें बनी हुई है, तो क्या किया कि इस दुर्ग के जो दो दीवारें थे उनके अंदर रेत को उसको मजबूत करवा दिया ताकि उस पे कोई भी तोप का गोला अंदर धस ना सके, अंदर ना धस सके। इसके इस दीवार के बाहरी तरफ दो लंबी दीवारों के मध्य रेत मिट्टी भरवा दी। ठीक है, जिससे कोई तोप का गोला है जो अंदर धसकर वहीं रुक जाए, आगे ना जाए, इसलिए ये दुर्ग सुरक्षित है। फिर दूसरा नाम आता है कि जो ये है ना पूर्वी सीमा का, ये पूर्वी सीमांत का प्रहरी। इस दुर्ग को पूर्वी सीमांत का प्रहरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो राजस्थान की पूर्वी सीमा है ना उसकी सीमा पे बना हुआ है और सबसे मजबूत दुर्ग है। राजस्थान की पूर्वी सीमा पे पर बना मजबूत दुर्ग। फिर इस दुर्ग का एक और नाम आता है लोहागढ़। ये लोहागढ़ लोहागढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण ये अपन ने तीन इसके नाम पढ़ लिए। पहला मिट्टी का किला, क्योंकि इसकी जो दीवारें थी उनके अंदर मिट्टी भरवा दी ताकि कोई भी, कौन सी मिट्टी भरवाई? चिकनी मिट्टी। फिर पूर्वी सीमांत का प्रहरी, राजस्थान की पूर्वी सीमा पे बना सबसे मजबूत दुर्ग है, इसलिए इसको पूर्वी सीमांत का प्रहरी कहते हैं। फिर है लोहागढ़, क्योंकि अंग्रेजों से लोहा लेने का इसको कहते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जब इस समय इस दुर्ग का जो था वो शासक वो कौन था? महाराजा रणजीत सिंह। अभी आप इसको उतारो।
इसी समय इस दुर्ग का जो शासक था वो महाराजा रणजीत सिंह था। तो इसने क्या किया, जो जो अंग्रेजों का दुश्मन था, कौन था अंग्रेजों का दुश्मन, जसवंत राव होलकर था। उसने, रणजीत सिंह ने इसको इस दुर्ग में शरण दे दी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसके सेनापति लेक के नेतृत्व में इस दुर्ग को घेर लिया। भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के दुश्मन जसवंत राव, अंग्रेजों का दुश्मन कौन था, जसवंत राव होलकर। जसवंत राव होलकर को इस दुर्ग में शरण दे दी। तो शरण देने के बाद क्या हो गया, जब अंग्रेजों को पता चला कि रणजीत सिंह, उसने अंग्रेज जो राव जसवंत राव होलकर को इस दुर्ग में शरण दे दी, तो उन्होंने क्या किया, उसके सेनापति लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सेनापति लेक के नेतृत्व में दुर्ग को जनवरी 1805 में घेर लिया। जब उनको पता चला कि हमारे दुश्मन को रणजीत सिंह ने शरण दे दी, तो उन्होंने इस दुर्ग को कब घेर लिया, जनवरी 1805 में। अब क्या हुआ कि इन्होंने जनवरी में घेर लिया, फिर अप्रैल का महीना आ गया और उन्होंने अब तक जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक उन्होंने अब तक 5 बार आक्रमण कर दिए, लेकिन 500 बार ये असफल रहे। इन्होंने भरतपुर पर अप्रैल 1805 तक 5 असफल आक्रमण किए। तब अंग्रेजों को लगा कि अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो आखिर में उनको विवश होकर जो रणजीत सिंह था उनसे संधि करनी पड़ी। उनसे विवश होकर रणजीत सिंह संधि करनी पड़ी। फिर उन्होंने, अंग्रेजों ने हार मान ली। तो अपना जो घेरा था वो कब उठाया, उन्होंने वापस डाला कब था, जनवरी 1805 में। उठाया कब था, 17 अप्रैल 1805 को। इन्होंने अपना घेरा 17 अप्रैल 1805 को उठा लिया। फिर अब इतनी सी बात होगी, देखो भरतपुर के राजा कौन थे, महाराजा कौन थे, रणजीत सिंह थे। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के दुश्मन जसवंत राव होलकर को शरण दे दी। फिर लेक के नेतृत्व में उन्होंने दुर्ग को घेर लिया कब, जनवरी 1805 में। फिर उन्होंने अप्रैल 1805 तक 5 बार आक्रमण किए, लेकिन वो 500 ही असफल हो गए। फिर विवश होकर रणजीत से संधि करनी पड़ी, किनको, अंग्रेजों से। फिर क्या हुआ कि उन्होंने 17 अप्रैल 1805 को अपना जो घेरा था वो उठा लिया। अब इस के बाद एक राजस्थान लोक नायक में एक मतलब कथा चल गई, एक है कि गोरा हट जा रे राज किसका, भरतपुर का। गोरा हट जा रे राज तो भरतपुर का, कहावत। गोरा हट जा रे राज तो भरतपुर का।
कि गोरा हटे जा रहे राज तो सिर्फ भरतपुर का। लिखो। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि अंग्रेजों ने इस दुर्ग को जीत क्यों नहीं पाए, उसके बारे में अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे, तो आप इसको भी करो। नेक्स्ट मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आपने उतारा नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ध्रुव को क्यों जीतनी भाई, इसमें दो बातें मिलती है। पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया था कि ध्रुव के चारों ओर दो विशाल दीवारें हैं, तो इन दो विशाल दीवारों के मध्य इतना अंतर है, जगह है उसके अंदर कि जो दो ट्रक होते हैं वो आराम से चल सके। बाद में क्या हुआ, इस दुर्ग में जो अंतर था उनमें क्या कि मिट्टी बरवा दी, काली चिकनी मिट्टी बरवा दी, जिससे क्या कि जो जो तोप के गोले होते हैं ना वो अंदर धंस के वहीं रुक जाए, आगे ना जाए, और इस कारण वो तोप के जो गोले थे वो वहीं धंसते गए और कोई ऊपर आकर चला गया उसके, इस कारण ये दुर्ग सुरक्षित रह गया। तो मतलब इसके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बात इसकी दीवारों के मध्य काली चिकनी मिट्टी बरवा दी ताकि तोप के गोले लगकर वहीं धंस जाए। उतारो आप इसको कि इसकी दीवारों के मध्य काली चिकनी मिट्टी बरवा दी ताकि तोप के गोले लगकर वहीं धंस जाए। फिर दूसरी बात करेंगे, आप इसको बता दो। फिर इस दुर्ग के चारों ओर जो सात हाथी होते हैं ना बरोबर में, जैसे सात हाथी बरोबर में, उनके ताल तक यानी ऊपर से लेके पैरों तक खाई खुदवा दी। ठीक है, खाई खुदवा दी। फिर उस खाई में क्या होगा, जो रूपा रेल और बाण गंगा नदी थी उनके जल को रूपा रेल और बाण गंगा नदी को जल को रोककर वहाँ एक मोती झील का निर्माण किया। मोती झील को क्या कहते हैं, भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। फिर मोती झील का निर्माण किया, तो मोती झील का निर्माण करके बाद में इन दोनों की नदियों से उसको भर लिया। मोती झील के भरने के बाद एक सुजान गंगा नाम की नदी थी, उसके द्वारा इस खाई को भरा जाता था। तो भरतपुर दुर्ग को एक विशाल चारों साइड मतलब ये पारिक जल के मतलब यहाँ जल ही जल है, कोई राजा ना तो आक्रमण कर सकता, और फिर इनकी दीवारों में मिट्टी भी थी तो कोई आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। इसके चारों ओर सात हाथियों के ताल जितनी खाई को दबा दी, और उसमें रूपा रेल और बाण गंगा नदी के जल को रोककर मोती झील
अब मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। लाइफ लाइन। मोती झील का निर्माण किया खाई को सुजान गंगा नदी से खाई को क्या करता था? सुजान गंगा नदी से भरवाया जाता था। तो अब देखो, इस दुर्ग को जीतने के क्यों नहीं पाए? इसके दो ही कारण थे, क्योंकि इसकी जो दीवारें थी उनमें मिट्टी धसवा दी, चिकनी मिट्टी। अब अगर कोई भी तोप का गोला मारेगा तो वो मिट्टी के अंदर ही धस जाएगा, आगे नहीं जाएगा, या फिर वो गोला दुर्ग के ऊपर से चले जाए, इसलिए ये दुर्ग सुरक्षित था। फिर दूसरी बात ये थी कि इसके चारों ओर 7 हाथी, जैसे बरोबर में 7 हाथी चलते हैं तो आपको भी पता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत दूरी हो जाती है। तो उसकी जितनी मतलब गहरी खुदवा दी और रूपारेल और बाणगंगा नदी को जल को रोककर वहाँ मोती झील का निर्माण किया। मोती झील कौन है? भरतपुर की लाइफ लाइन। और इस खाई को कौन सी नदी से भरते थे? सुजान गंगा नदी, सॉरी सुजान गंगा नामक से। अब आप इसको उतारो, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इस दुर्ग में कौन से दर्शनीय स्थल है, वो उनके बारे में बात करते हैं। जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भरतपुर का महाराजा कौन था, सॉरी, इसका निर्माण करवाया था जवाहर सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1735 ईस्वी में। क्यों करवाया था? क्योंकि दिल्ली विजय की जो खुशी थी उसके उपयोग में निर्माण 1735 ईस्वी में। किसने क्यों करवाया? सॉरी, किसने करवाया? तो जवाहर सिंह ने। और क्यों करवाया? तो दिल्ली की विजय के उपलक्ष्य में। फिर दूसरा आता है फतेह बुर्ज। तो इसका निर्माण जो ब्रिटिश, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सेना की जो करारी हार हुई थी उसको चिरस्थायी रखने के लिए 1806 में महाराजा रंजीत ने बनवाया था। ब्रिटिश सेना की करारी पराजय की चिरस्थायी रखने के लिए 1806 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया। फिर तीसरी बात करते हैं अष्ट धातु कमाड़ किवाड़। तो अब इसकी बात करते हैं अष्ट धातु किवाड़। इसका निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था? कब करवाया? 1765 ईस्वी में, जब मुगल शाही के खजानों को लूटने के साथ जो लाल किले पे जो ये किवाड़ लगा हुआ था उसको उतार कर ले गया था। अब बात आ जाती है कि जो लाल किले पे ये किवाड़ था, ये कौन सा किवाड़ था? ये वही किवाड़ था
कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में से इसको उतार कर, इस किवाड़ को उतार कर दिल्ली ले गया था और दिल्ली में लगवा दिया। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि शाहजहाँ पहुंचा और शाहजहाँ ने इसको दिल्ली से उतारकर लाल किले पर लगवा दिया। अब इसने भाई साहब ने क्या किया, ये लाल किले से उतारकर भरतपुर में लगा दिया। इसका निर्माण जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में मुगल शाही खजाने की लूट के साथ ऐतिहासिक लाल किला से ये किवाड़ अष्टधातु किवाड़, इसका निर्माण जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में करवाया था। क्यों करवाया था कि मुगल शाही खजाने को लूट रहा था। उसके साथ ही ऐतिहासिक लाल किले में यह लगा हुआ था किवाड़ और उतार लाया और भरतपुर में चेप दिया। और अष्टधातु किवाड़ वही था जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग से उतारकर दिल्ली लगवाया था और दिल्ली से शाहजहाँ ने इसको उतारकर लाल किले पर लगवा दिया था। तो अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे। आप इसको उतार लिया होगा। चार नंबर राजेश्वरी माता का मंदिर। तो राजेश्वरी माता कौन थी? ये भरतपुर के जो जाट राजा थे, जाट वंश की कुल देवी थी। भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर। कचहरी कला। उतारो आप इसको एक बार। कचहरी कला क्या होती थी? इस भवन का उपयोग सिर्फ दीवान ए आम में लिया जाता था। इस भवन का उपयोग दीवान ए आम में लिया जाता था। अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट और बता दूं कि जैसे दीवान आम खामी लेता था, ये कचहरी कला वही है जब सन 1948 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें धौलपुर, भरतपुर, करौली और अलवर को मध्य प्रदेश का गठन किया था। अब मैं लिखा देता हूँ, अब परीक्षा में पूछ लिया जाता है। यह वही है जब सन 1948 ईस्वी में सरदार
वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके तहत चार जिले कौन से? भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर आदि को गठित करके अब देखो, राजेश्वरी माता जो भरतपुर के जो जाट राजवंश थे उनकी कुलदेवी, फिर कचहरी कला, इस भवन को उपयोग से दीवाने आम खास में लिया जाता था। फिर ये वही है जब सन 1948 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके तहत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को सम्मिलित किया गया और एक गठित किया गया और उनकी मत्स्य प्रदेश का निर्माण किया गया। तो आज अपन ने लोहागढ़ पढ़ लिया। वैसे देखा जाए तो ये जालौर से और सिवाना से बड़ा था। तो अब आप सभी को पता है कि जैसे अपन ने बड़े बड़े दुर्ग पढ़ लिए, मेन जो मुख्य मुख्य दुर्ग थे वो पढ़ लिए, अब बचे हैं छोटे छोटे। तो अब अपन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कोई दूसरा दुर्ग, कोई जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ेंगे। तो तब तक आप बने रहिए और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, फिर चलो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।